इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक सुपरमार्ट वर्क करता है। आपका किराना स्टोर है, आपके फ्रेंड का किराना स्टोर है और आप चाहते हो कि सुपरमार्ट कैसे खोला जाए, क्या कॉस्टिंग होती है, क्या लेआउट्स होते हैं, क्या प्रोसेसेस होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपके कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड की किराना शॉप है और आप चाहते हो कि ये इन्फॉर्मेशन उन्हें मिले, वो सोच सके अपग्रेड करने के लिए सुपरमार्ट के लिए, इतना डिफिकल्ट नहीं है जो हमें देख के लगता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि आज मैं जिस बुक की वीडियो समरी बना रहा हूँ, बुक का नाम है बी अ सुपरमार्ट वाला बाय दामोदर मॉल। इस बुक के जो ऑथर है दामोदर मॉल, वो मैं कहूँगा रिटेल इंडस्ट्री में सबसे टॉप पे, यानी रिटेल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो सब्सिडरी कंपनी है, यानी कि रिलायंस रिटेल हो गई या फिर रिलायंस फ्रेश हो गया, उनके सीईओ है, करंट सीईओ। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्यूचर ग्रुप के जो स्ट्रेटेजी बनाने में जो कोर ग्रुप है उनमें का भी नंबर है। यानी कि रिटेल इंडस्ट्री में इनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और रिटेल इंडस्ट्री के लीडर है। तो इस वीडियो को आप ये भी बोल सकते हो कि ये दुकान ग्रंथ है, दुकानों का ग्रंथ है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, वरना आप बहुत सी इंफॉर्मेशन मिस कर जाओगे अगर आप लास्ट तक नहीं देखते हो, बीच में छोड़ के चले जाते हो। क्योंकि जैसे आप सबको पता है कि आजकल टाटाज, अंबानीज, बिरला सब रिटेल में आ रहे हैं। रिटेल की जो बिजनेस है वो फॉर्च्यून 500 में भी है। वॉलमार्ट ले लीजिए। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि फॉर्च्यून 500 जो कंपनीज है, वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनीज, उसमें हर कोई बिजनेस नहीं आ सकता। आप बोलोगे कि कोई हेयर कटिंग सलून हो गया, कोई कॉबलर हो गया, कोई वुडन मैन्युफैक्चर हो गया, बहुत से बिजनेसेस, हजारों बिजनेस में से कोई बिजनेसेस है जिनमें पोटेंशियल होता है इतनी वैल्यू प्रोवाइड करने का मार्केट में कि वो इतने ऊपर लेवल पे आ जाए। उसमें से एक रिटेल सेक्टर है। रिटेल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लोगों को, जिसमें जो सक्सेसफुल हो गया उसे बिलियनियर बना सकती है। मैं वीडियो शुरू होने से पहले जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, तो ये वीडियो का क्वेश्चन ये है कि कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा, इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में कहे जाने वाले उस शख्स का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में जो कि रिटेल सेक्टर में ही उन्होंने पैसा बनाया है। और दूसरा क्लू ये भी है कि वो सेकेंड रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इन्वेस्टर प्लस बिजनेसमैन। वॉरेन बफेट हमेशा कहा करते हैं कि जो सबसे अच्छा इन्वेस्टर है वही सबसे अच्छा बिजनेसमैन है, और जो अच्छा बिजनेसमैन है वही अच्छा इन्वेस्टर है। तो इसीलिए आपको बिजनेस की नॉलेज भी बहुत ही चाहिए अगर आपको इन्वेस्टर बनना है, और वाइस वर्सा। इस बॉक्स में बताइए कि उस व्यक्ति का नाम क्या है जो इंडिया का सेकेंड रिचेस्ट मैन भी है और इंडिया के सबसे बड़े रिटेल चेन का फाउंडर भी है। इस वीडियो को मैं 12 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ, 12 टॉपिक्स, जिसमें कि मैं कॉस्टिंग भी कवर करूंगा, लेआउट कवर करूंगा, सेल्स स्ट्रेटेजीज कवर करूंगा और एक केस स्टडी भी बताऊंगा। दुकान ग्रंथ नियम नंबर 1। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ सर्विस स्टोर, यानी कि जो सुपरमार्ट है, इनके बेनिफिट क्या है। सेल्फ सर्विस स्टोर इसलिए क्योंकि वो कस्टमर खुद से अपनी सर्विस करते हैं। कोई एम्प्लॉइज बताता नहीं है कि जैसे किराना मार्ट में जाते तो आप किराना वाले को बोले भैया ये वाला दीजिए, भैया वो वाला दीजिए, तो वो जाके लेके आता है। लेकिन सेल्फ सर्विस यानी कि खुद जाके हम अपने ट्रॉली में माल रखते हैं, हमारे गुड्स रख के जाते हैं, काउंटर पे चेकआउट कर लेते हैं। इसे बोलते हैं सेल्फ सर्विस स्टोर। तो मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगा। सबसे पहले कस्टमर को क्या बेनिफिट्स है, उसके बाद इंप्लॉइज को क्या बेनिफिट है, उसके बाद ओनर को क्या बेनिफिट है, कस्टमर को क्या बेनिफिट है। कस्टमर जब भी जाता है तो सबसे पहला तो उसका टाइम बचता है। टाइम क्यों बचता है? क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई प्रोडक्ट्स लेते हो, ट्रॉली में रख के जाते हो चेकआउट के ऊपर, तो वहां पे स्कैनिंग मशीन रहती है जो बारकोड स्कैन करके, तो फटाफट प्रोडक्ट आया नहीं कि स्कैन करके खत्म। और ऐसा नहीं कि इसका कैलकुलेटर में जो किराना वाले भैया करते हैं चेक करके फिर हिसाब करके, इतना टाइम नहीं लगेगा। कस्टमर को आजकल फटाफट चाहिए, वो आया टिक टिक सब खत्म माल, तो टाइम बचता है कस्टमर का। दूसरी बात, कस्टमर को क्लीनिनेस मिलती है। क्लीनिनेस क्यों? क्योंकि आप जब सेल्फ सर्विस स्टोर में जाते हो तो ऐसे मार्ट में आप देखते हो कि एक प्रोडक्ट जो भी रहता है उसका एक अलग ही काउंटर रहता है। यानी कि अगर आप जाओगे, आपको धनिया और डिटर्जेंट एक जगह नहीं मिलेगा। धनिया यानी कि वेजिटेबल्स का पूरा अलग रहेगा, डिटर्जेंट, सोप्स का सब अलग ही काउंटर रहेगा, अलग ही पूरा ये रहेगा स्टॉल। तो इसीलिए आपको क्लीनिनेस मिलती है। किराना स्टोर में जाते हो तो हो सकता है आपको सब मिक्स मिले, मिक्स वेजिटेबल नहीं चाहिए। आजकल कस्टमर को क्लीनिनेस चाहिए, कस्टमर को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में चाहिए। पर्सनलाइज आइटम, यानी कि अगर कोई वुमेन है उसको सैनिटरी चीज़ें चाहिए, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति को कोई पर्सनल चीज़ें चाहिए, तो वो जाके जैसे सैनिटरी पैड, तो वो जाके उसे पर्सनल चीज़ें वो ले सकता है, बारकोड स्कैन करके ख़त्म, अपने पास अपने प्रोडक्ट आ गए। पर्सनल चीज़ों के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है कस्टमर्स को। ट्रॉली, सबसे मेन ट्रॉली होती है। ट्रॉली में आपके जो सेल्स है वो बढ़ जाती है।
देखिए आप ट्रॉली जब लेके जाते हो तो आपको लगता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो, महीने का खर्चा महीने का जो भी बजट है वो आपका ट्रॉली में आ जाता है। आप अपने जो वुमेन्स है, जो लेडीज़ है, वो अपने बच्चे को भी रख सकती है। इसी तरह से टाइम ज़्यादा स्पेंड करेगी और मार्ट में और ज़्यादा शॉपिंग होगी, तो इससे सेल्स भी बूस्ट होती है। उसके बाद एक्सप्लोर यानी कि लोग जब सुपर मार्ट में जाते हैं तो सब जगह घूम सकते हैं। किराने वाले में जाके आपको एक चीज़ मिलेगी जो कि है 75% और 25%, यानी कि 75% गोडाउन है, 25% सेल्स का एरिया है। जैसे आप अंदर जाते हो तो वो जो कॉरिडोर है वो आपका सेल्स का एरिया 25%, और जो 75% बाहर जो काउंटर के उस तरफ है वो पूरा गोडाउन हो जाता है। इसी तरह आप सुपर मार्ट में आके, सुपर मार्ट में उल्टा हो जाता है, 75% सेल्स का एरिया हो जाता है, 15% आपको मिलेगा कि गोडाउन है और 10% ऑफिस का एरिया। 75% सेल्स इसलिए क्योंकि आप पूरे शॉपिंग मार्ट में जा सकते हो, कुछ सेल्स का एरिया हो गया वो। उसके बाद फ्रीडम, आपको टच करने का फ्रीडम मिल रहा है। आप अपने प्रोडक्ट्स को टच कर सकते हो, उसमें पूरा चेक करके ले सकते हो। नहीं तो अगर आप किराना स्टोर में जाते हो, आप बोलते हो कि वो वाला प्रोडक्ट चाहिए भैया, तो आपको भैया सीधा प्रोडक्ट दे देता है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कि ये भी चेक करूँ वो भी चेक करूँ। अगर आप फिर से उसको बोलते हो रखने को तो वो भी इरिटेट होता है। तो ये सब चीज़ें कस्टमर को बेनिफिट है, और आप ध्यान रखिएगा इस कस्टमर को बेनिफिट यानी कि आपको बेनिफिट। जेफ बेजो जो कि अमेजोन के CEO है, वो हमेशा कहते हैं कि कस्टमर इज द किंग। कस्टमर की जो वैल्यू है, कस्टमर को जो जितना वैल्यू प्रोवाइड करेगा उतना सक्सेसफुल होगा बिजनेस में। तो इसीलिए किराना स्टोर के कंपैरिजन में सुपर मार्ट ज़्यादा कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ट्रेंड कहाँ जाने वाला है। तो ट्रेंड यहाँ पे है जहाँ सुपर मार्ट है, तो ये धीरे धीरे कम हो गए। जो हमारे जो भाई है जो किराना चलाते हैं, वो जितना जल्दी हो सके कुछ मॉडर्नाइजेशन में नहीं आए तो शायद बिजनेस को खतरा है, जो टिपिकली जो ट्रेडिशनल किराना शॉप है। इम्प्लॉय को क्या बेनिफिट है? इम्प्लॉय को देखिए लेबर कम करना पड़ता है। जैसे कि कोई इम्प्लॉय को अभी जो सेल्फ सर्विस है, वहाँ पे सेल्फ सर्विस का मतलब ही ये हो गया कि कस्टमर ही जाके शॉपिंग कर रहा है और कस्टमर काउंटर पे लाके, चेकआउट काउंटर पे लाके उसका बिलिंग हो जाती है। इम्प्लॉय का वो काम कहाँ पे आया? इम्प्लॉय का काम लेबर ओरिएंटेड हट के थोड़ा सिस्टमेटिक ओरिएंटेड हो जाता है। वो सिस्टमेटिकली देखता है, एनालाइज करता है कौन सा प्रोडक्ट बिक रहे हैं, उसमें अपग्रेड हो जाता है। कस्टमर जब आता है तो कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, प्रोडक्ट्स को कैसे रखना चाहिए, साफ सफाई कैसे करनी चाहिए, सिस्टमेटिक वर्क में एम्प्लॉय चला जाता है। यानी कि लेबर वर्क से तो कोई सिस्टमेटिक वर्क में लेबर के एम्प्लॉय का शिफ्टिंग हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। उसके बाद एम्प्लॉय को एक और बड़ा फायदा है कि वो प्रोफेशनलिज्म में आ जाता है। उसके कपड़े अलग होते हैं, उसका जो बोल सकता है कि वो सुपर मार्ट में काम करता है, कि किराना में काम करने से अच्छा लगता है कि सुपर मार्ट में काम कर रहा है। काउंटर्स बहुत मेसी होते हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम है। जब भी कोई काम करता है लेबर, उसके काउंटर मेसीनेस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, बार बार सामान उसके जगह पे रखे रखो। तो ये प्रॉब्लम सुपर मार्ट में हट जाता है, पूरा इतना सिस्टमेटिक वे में होता है। तो ये प्रॉब्लम। उसके बाद ओनर को क्या फ़ायदा है? ओनर की तो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो उसकी गुडविल। आप देखिए, आपका नाम है श्याम, तो श्याम जी आप किराना ओन करते हो और दूसरी ओर सुपर मार्ट चेन आपकी है, सुपर मार्ट ओन करते हो, तो इसमें देखिए गुडविल आपकी बढ़ी है। अगर मैं सुपर मार्ट नाम लगा देता हूँ तो देखिए इतनी बड़ी गुडविल में शिफ्ट आ जाती है अगर सुपर मार्ट नाम लग जाता है तो देखिए गुडविल का फायदा है। चेकआउट काउंटर में जब बारकोड स्कैन करते हो तो उसमें जो प्रोडक्ट की जो करेक्ट प्राइस है वो आ जाती है, कोई एरर नहीं होता। आप डिस्काउंट क्या अपने आप जो भी है प्राइस वो अपने आप आ जाते हैं, तो करेक्ट हो जाता है, एरर कम हो जाते हैं। के चलता हूँ कि हमारे जो किराना के ओनर है उनका नाम है श्याम। तो जो श्याम भैया है उनके पास किराना में कितने कस्टमर आ सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 100 से ज़्यादा कितने आएंगे? बाहर थोड़ी खड़े रहते रहेंगे सब, आजकल सबको टाइम भी कहाँ है। तो श्याम भैया को मैंने ये कहा कि अगर आप सुपर मार्ट में आते हो तो कितने भी हज़ारों कस्टमर आ सकते हैं, चेकआउट फटाफट होता है। एक लाइन अलग से लगा देते हैं चेकआउट की, जिसमें कि छोटा मोटा प्रोडक्ट है वो फटाफट कस्टमर निकल सकते हैं, जिनका ट्रॉली है उनकी अलग से लाइन हो जाती है। तो ऐसे ऐसे सिस्टमेटिकली चीज़ होती है सुपर मार्ट में, जिससे कि आपकी जो सेल्स है वो बढ़ जाती है, क्योंकि कस्टमर की जो फुट एंट्री है वो बढ़ जाती है। अभी किराने वाले में अभी आप श्याम भैया के स्टोर में जाते हो और आप देखते हो कि रोड तक लाइन है, तो आप सोचते हो कि ये दूसरी जगह चले जाते हैं। वैसे शॉपिंग मार्ट में आप जाते हो तो आपको ऐसी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो आपकी कस्टमर फुट एंट्री बढ़ जाती है, जिससे कि आपकी ऑटोमेटिकली सेल्स भी बढ़ जाती है। श्याम भैया को मैं यही कह रहा हूँ कि आप सुपर मार्ट ओपन करिए। और भी बताता हूँ श्याम भैया को और भी बेनिफिट बताता हूँ मैं आपको, और क्या क्या बेनिफिट है। और सबसे लास्ट बेनिफिट ये है कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जो बुक है, ये जो बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो लास्ट में जो बुक रखी है मैंने,
इसमें स्टीफन कवी ने एक चीज़ बोली है, वो है एक जो हैबिट है, वो उसे कहते हैं विन विन सिचुएशन। जहाँ भी आप जाओ, ये लाइफ में हर जगह एप्लीकेबल है, जहाँ भी आप जाओ और आपको एक सिचुएशन का सामना करना पड़े जिसमें कि आप सोचते हो कि सामने वाले का फायदा करूँ या इसका फायदा करूँ, उसमें बस एक हैबिट आपके पास रहे कि जितना हो सके वो विन विन सिचुएशन की तरफ लेके जाइए। आपका फायदा, उनका फायदा, दोनों का विन विन सिचुएशन, जब फायदा आएगा तभी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। जैसे कि कस्टमर को इसमें बहुत फायदा है, फ्रीडम मिल रहा है, फुल जो लेना है वो टच करके ले सकता है। एम्प्लॉय का फायदा है, प्रोफेशनल जगह में काम कर रहा है, लेबर कम है। आपका फायदा है, आपका गुडविल बढ़ रही है, आपकी सेल्स बढ़ रही है, और क्या चाहिए, सब विन विन सिचुएशन है। तो विन विन सिचुएशन सबसे बड़ा मैटर है कि आप सुपरमार्ट में शिफ्ट हो जाइए किराना से। श्याम भैया को मैंने यही समझाया है कि आप सुपरमार्ट में आ जाइए, किराना शॉप से अच्छा। दुकान ग्रंथ नियम नंबर 2। भैया ने सोच लिया कि ठीक है चलो सुपरमार्ट अच्छा है किराना से, लेकिन जगह तो बताओ, जगह ले कहाँ से? पता चला रेंट में, डिपॉजिट में सब पैसा इन्वेस्ट कर लिए और चला ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए ऑथर ने बहुत ही अच्छा एक डिस्क्रिप्शन दिया है, 2 से 3 चैप्टर से इसी पे लगाया है कि जगह कौन सी ले। 2 चीज इसमें देखनी है। सबसे पहला कि एरिया का रेजिडेंशियल हो तो बेस्ट है, और दूसरा अगर रेजिडेंशियल नहीं है लेकिन हाई कस्टमर ट्रैफिक एरिया, यानी कि कोई स्टेशन के बाहर हो गया, कोई कहाँ पे भी जब कस्टमर का ट्रैफिक लग जाता है, वो आपको पता होना चाहिए कि आपके एरिया में, आपके आसपास कहाँ पे कस्टमर का ज़्यादा ट्रैफिक होता है। बस स्टॉप हो सकता है, वो अपना टेम्पल हो सकता है, वो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ये दो पॉइंट को आप बैकग्राउंड में रखिए। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए, आपने मैप ले लिया हाथ में। मैप में आप सबसे पहले तो देखिए कौन से एरिया में आपको करना है। जिस एरिया को आप सर्कल कर लीजिए, इस एरिया को आप आज से नाम दोगे कैचमेंट एरिया। तो ये जो आपका कैचमेंट एरिया है, इसके सर्कल में 2 किलोमीटर के रेडियस में, 2 किलोमीटर के रेडियस में जो भी पब्लिक से, जो भी फैमिलीज है, उसको आपको एनालाइज करना है। उसके बाद अगर आपको एनालाइज करते टाइम लगा कि हाँ जो मैं बोलने वाला हूँ वो सब कैटेगरीज फिल हो रही है, तो आप सोच सकते हो वहाँ पे सुपरमार्ट खोलना, वहाँ पे रेंट पे लेना। देखिए, जगह में आपको देखना है कि कौन कौन से लोग रहते हैं, क्योंकि आपको उनके हिसाब से ही आपके सुपरमार्ट में आपको सामान रखना है। उसमें आपको देखना है कौन कौन से एज के लोग रहते हैं, उसमें आपको देखना है कि कौन कौन से कम्युनिटी है, वुमेन जो रहती है वो वर्किंग है कि नहीं, क्लास कौन सी है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, क्योंकि हर एक क्लास के हिसाब से प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। जैसे कि मैं मेरे एग्जांपल बताऊँ तो मैं जब हॉस्टल में था 12th तक, तो हमारा एरिया, मैं पुणे सिंहगढ़ में था, तो हमारा जो पूरा एरिया है वो पूरा स्टूडेंट्स का था। तो उसमें मैं जब जाता था शॉपिंग के लिए, तो मैं क्या लेता था, मैं मैगी लेता था, मैं दूध ले लेता था, ये सब चीज़ें मैं लेता था। मेरे को धनिया, कड़ी पत्ता, अपनी जो सब्जी है वो सब, उससे मेरे को चाहिए नहीं था। मेरे को क्विक जो खाना बन सकता है वो लेता था, क्योंकि हमारी तो मैस है ही। तो ये सब चीज़ों के हिसाब से आपको देखना है कि आपके शॉपिंग मार्ट में कौन कौन सी, आपके जो एरिया है उसमें कौन कौन सी पब्लिक है 2 किलोमीटर रेडियस में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है कि जो फैमिलीज़ है, कितनी फैमिलीज़ है। आप डेटा, आजकल नेट के ज़माने में आप डेटा कहाँ से भी ले सकते हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन आपको ये देखना है कि उस एरिया में अगर 7,000 से 8,000 फैमिली है तो बेस्ट है। लेकिन अगर 1,000 फैमिली भी है तो वो आपको ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि आसपास कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए उनके पास, तभी आपके लिए बेनिफिट होगा। लेकिन 7,000 से 8,000 फैमिलीज आइडियल है। फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ कि आपने जो एरिया चूज किया है उसके आसपास के रेडियस 2 किलोमीटर रेडियस में 10,000 फैमिलीज है और आपको 10% भी फैमिलीज आपके यहाँ से लेती है, तो महीने का जो खर्चा होता है ग्रोसरी में वो मिनिमम मैं मान के चलता हूँ कि 3,500 तो हो ही जाता है। तो 10,000 का 10% हो जाता है 1,000। तो 1,000 इंटू 3,500 कर लेके 35 लाख मंथली आपका रेवेन्यू हो सकता है। ये अजम्पशंस के बेस पे है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा एग्जैक्ट लेकिन ये पॉसिबल है। लेकिन आप जब रेंट देते हो तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसका 20% से ज़्यादा रेंट का अमाउंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको इनिशियल ईयर में, तो इनिशियल टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इतना टाइम प्रॉब्लम नहीं होगा, अभी तक नया है, कस्टमर को पसंद आ रहा है, ये कोई सैचुरेटेड नहीं है मार्केट, तो जल्दी ही आपको ब्रेक इवन लेवल मिल जाएगा। अभी श्याम भैया बोल रहे हैं मुझे कि कैचमेंट एरिया, आपका जो एरिया है, जो मैंने आपको बोला था एक स्पेसिफिक एरिया, उसको समझने का फायदा क्या है। तो जैसे कि मैंने मेरा एग्जांपल तो बता दिया, मैगी वाला एग्जांपल, 3 बेसिस पे आपको देखना है। ओवरऑल आपको 3 बेसिस पे, आपका कैचमेंट एरिया को 3 बेसिस में डिवाइड करना है। उसमें आपके डिसीजन चेंज हो सकते हैं, जो प्रोडक्ट आपको रखने हैं। इकोनॉमिक गाइडलाइंस, इकोनॉमिक गाइडलाइंस यानी कि अगर आपके उस एरिया में इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग लोग रहते हैं तो आप ब्रांडेड चीज़ें रख सकते हो आपके सुपरमार्ट में। वैसे ही मिडिल क्लास लोग रहते हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास रहते हैं, उस हिसाब से आपको रखना पड़ेगा आपके जो प्रोडक्ट्स हैं। आपके एरिया में सैलरी
क्लास ज़्यादा है या फिर बिजनेस क्लास ज़्यादा है, क्योंकि सैलरी क्लास ज़्यादा रहेगी तो मंथ के स्टार्टिंग में उनका शॉपिंग पीरियड रहता है। महीने के जो स्टार्टिंग के 10 दिन है उसमें लोग शॉपिंग करते हैं, क्योंकि एंड में सैलरी खत्म हो जाती है। तो आपको आपके जो प्रोडक्ट्स है वो स्टार्टिंग के 10 दिन में अच्छे से रखने पड़ेंगे, आपको स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये सब एनालिसिस ज़रूरी है। आपके एरिया में कोई न्यू रेजिडेंशियल एरिया बन रहा है, कोई नई बिल्डिंग्स बन रही है, तो आपका बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग कस्टमर को, जो कि हमारे श्याम भैया के जो कस्टमर्स है, उनको मैं छीन के सुपरमार्ट में अगर लेके जाता हूँ तो मुश्किल होगा। लेकिन कोई नए लोग हैं तो वो आसानी से सुपरमार्ट में जाएंगे कि नया आजू बाजू कौन सा सुपरमार्ट है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे ज़्यादा है तो वो बेनिफिट है। सेकेंड पॉइंट, सोशल पैरामीटर। सोशल पैरामीटर यानी कि कम्युनिटी कौन सी है आपके आसपास। मारवाड़ी कम्युनिटी हो सकती है, मराठी कम्युनिटी हो सकती है, गुजराती कम्युनिटी हो सकती है, हमारे मुस्लिम भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जो कम्युनिटी आपके आसपास है उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आपको रखने पड़ेंगे। लेकिन आपको ऐसा ये एनालाइज करने में प्रॉब्लम आएगी कौन कौन से कम्युनिटी रहती है, लेकिन बहुत ही आसान है। ऑथर ने कहा है कि अगर आप पहले 3 कम्युनिटी में चेक करोगे, जैसे फर्स्ट परसेंट पहली कम्युनिटी सबसे ज़्यादा ये है, सेकंड कम्युनिटी ये है, थर्ड कम्युनिटी ये है, लेकिन आप पहली कम्युनिटी चेक करोगे तो वो 30 to 35%, 35 to 40% रहेगी। दूसरी कम्युनिटी तक जाओगे तो 70% के आसपास मिलेगी, और आप तीसरी कम्युनिटी तक जाओगे तो आपको 90 to 95% मिल जाएगी ये कम्युनिटी। तो आपको उन पे फोकस करना है, नहीं तो आप लास्ट के कम्युनिटीज़ पे फोकस करोगे जो कि लोग कम है, तो वो फ़ायदा नहीं है। इसमें मैं आपको एक और बताऊँ कि परेटो प्रिंसिपल 80-20 प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। अगर परेटो प्रिंसिपल नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड में हर 80% ऑफ द चीज़ें 20% ऑफ द लोगों में होती हैं। जैसे कि वर्ल्ड की जो 80% ऑफ द पैसा है, वेल्थ है, वो 20% ऑफ द लोगों के पास है। तो ये 80-20 प्रिंसिपल आप जब पढ़ाई करते हो, आप स्टूडेंट हो, तो आप 80% ऑफ द पढ़ाई कर रहे हो, जो पोर्शन आपका पढ़ रहे हो वो फ़ायदा नहीं है। 20% ऑफ द चीज़ें जो है आपके पोर्शन में, वही 80% ऑफ द टाइम काम आती है। तो इसीलिए 80-20 प्रिंसिपल को कहते हैं परेटो प्रिंसिपल। तो यही आप कम्युनिटी में लगाइए। पहली जो 2 से 3 कम्युनिटी है आपके एरिया में, वही आपको 80% से ज़्यादा सेल देने वाली है, तो इसलिए उन पे फोकस करिएगा सबसे पहले। उसके बाद डेमोग्राफिक गाइडलाइंस में मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे कि मैंने डेमोग्राफी यानी कि एज के हिसाब से आपके जो पॉपुलेशन कितनी है, ये सब डेमोग्राफी में आ जाती है। एज का तो मैंने आपको बोला था, मेरा खुद का एग्जांपल मैगी वाला, कि हम जो एज हमारी छोटी थी, हम स्टूडेंट्स में कैटेगरी में आते थे, तो हम ज़्यादा प्रेफर ये करें कि हमारे को मैगी जैसी चीज़ें हो, बिस्किट्स, ऐसी कोई चीज़ें हमें ज़्यादा प्रेफरेबल है। ये सब आपको एनालिसिस करना है आपके कैचमेंट एरिया का। आप जा सकते हो अपने एनालाइज करने के लिए, आपके जो कॉम्पिटिटर्स है, आपके जो किराना मार्ट्स है, उनको ऑब्जर्व कर सकते हो कि उनकी पॉलिसी क्या है, कैसे लोग आते हैं, उनकी जो बजट्स है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब अगर कोई किराने वाले पूरे आपको सब जगह भी जाना पड़े तो आप जाइए, आपको देखना पड़ेगा ज़्यादातर लोग कहाँ से जाके आते हैं। यानी कि अगर आपके यहाँ कोई बड़ा टेम्पल है तो वहाँ से पब्लिक जाके वापस आती है, तो जो आती है वो अगर वहाँ पे आपका नज़दीक ही आपका जो शॉपिंग मार्ट है, आपने जो चूज़ किया है वो लोकेशन है तो बेस्ट है। जैसे कि कोई रेलवे स्टेशन के बाहर है तो बेस्ट है। लेकिन अगर आपका जो शॉपिंग मार्ट है, आपने जो डिसाइड किया है वो वहाँ से दूर है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजिकली काम करना पड़ेगा। आपको स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी कैसे वो लोगों को आपके पास लिया जाए, तो ये आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। उसके बाद मैं आपको सेल्स के नियम बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे नियम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 8 नियम आप गार्ड बांध के रख लीजिएगा। आपको शॉपिंग मार्ट आप जब खोलोगे तभी भी काम आएंगे और नॉर्मल लाइफ में भी काम आने वाले हैं अगर आप कोई शोरूम खोलते हो। ये डेस्टिनेशन कैटेगरी, कन्वीनियंस कैटेगरी या इम्पल्सिव कैटेगरी। डेस्टिनेशन कैटेगरी यानी कि जिस चीज़ के लिए आपके कस्टमर आने वाले हैं आपके शॉपिंग मार्ट में, जैसे कि सब्जी लेने, जैसे कि ग्रेन्स लेने, व्हीट, राइस, ये सब लेने के लिए आ सकते हैं। ये मेन चीज़ है, इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन कैटेगरी। दूसरी टाइप की कैटेगरी हो जाती है, उसे कहते हैं कन्वीनियंस कैटेगरी। यानी कि अगर आ गए हैं मॉल शॉपिंग मार्ट में तो ये भी ले लेते हैं, जैसे कि कोलगेट हो गया या मैगी हो गई, ऐसी सब चीज़ें आ गए हैं तो ये भी ले ही लेते हैं। तीसरी होती है इम्पल्सिव कैटेगरी, ये लेने के लिए तो नहीं आए थे, लेकिन अगर ये चीज़ें दिख भी गई है तो ले सकता है। यानी कि अब मैं आपको ये कहूँगा कि जैसे कि चॉकलेट्स हो गई, तो ये सब चीज़ें रखनी कहाँ है। अगर इंसान कोई कस्टमर अपनी डेस्टिनेशन कैटेगरी लेने आया है, यानी कि कोई व्हीट लेने आया है, गेहूँ लेने आया है, राइस लेने आया है, तो ये सब चीज़ों को आपको एंड में रखना है सुपरमार्ट के, क्योंकि कस्टमर जब वहाँ पे लेने के लिए जाएगा तो वो एक्सप्लोर कर देगा कि और कौन कौन सा प्रोडक्ट है आपके पास। तो ये चीज़ों को आपको एंड में रखना है ज़्यादातर। उसके बाद मैंने बोला था कि
कन्वीनियंस कैटेगरी, ये कैटेगरी को आपको बीच में रखना है। कोलगेट हो गए, सोप हो गया, आपका जो शैम्पू है वो हो गया, ये सब चीज़ों को बीच में रखना है कि आते आते कस्टमर वो भी लेते आ जाएगा। तीसरी चीज़ आपको मैंने कही थी कि चॉकलेट्स और ये सब, इसे कहते हैं इंपल्सिव कैटेगरी। ये सब चीज़ों को आपको काउंटर के पास रखना है। जब चेकआउट करते करते 2 सिल्क ले लिया, ऐसे कोई चीज़ें जो एंड में ले लेगा कस्टमर। इसीलिए आप देखते हो कि जब भी आप शॉपिंग मार्ट जाते हो तो काउंटर पे, चेकिंग काउंटर पे छोटी छोटी चीज़ रहती है जो कि इंसान फटाफट जाके ये भी ले लो, भूल गया हो। जैसे कोई फेस्टिवल आता हो तो फेस्टिवल में होली के रंग आप रख सकते हो, वहाँ पे दिवाली हो तो ऐसे कुछ चीज़ें रख सकते हो जो कि इंसान भूल जाता है और लास्ट में उसको याद आता है हाँ ये भी लेना भूल गया था। तो ये सब चीज़ें आपको इंपल्सिव कैटेगरी में काउंटर पे रखनी चाहिए। काउंटर यानी कि चेकिंग काउंटर। सेकेंड नियम, सेम ब्रांड सेम कैटेगरी। आपको आपका जो सुपर मार्ट है उसमें आपने जो सिस्टमेटिकली आपको ब्रांड और कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट रखने हैं। शैम्पू की जगह सब शैम्पू में भी एक ब्रांड का शैम्पू है तो उसका अलग ही आपको कैटलॉग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि धनिया और डिटर्जेंट वाली स्ट्रैटेजी आपको नहीं यूज़ करनी है, धनिया और डिटर्जेंट एक जगह लगा दें। नियम नंबर 3, कस्टमर हमेशा, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि लेफ्ट टू राइट देखता है हमेशा। आप कोई सुपरमार्केट में जाके ऑब्जर्व करिएगा कि जब आप जाते हो तब आपकी नज़र ऐसी जाती है। तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है। आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट रखना है या फिर कोई प्रीमियम प्रोडक्ट रखना है। प्रीमियम प्रोडक्ट रखने का रीज़न ये है कि आप अगर स्टूडेंट है तो आप अपने पापा से अगर पैसे मांगने जाते हो तो इसमें अगर आप ऐसे बोल दिए हो कि मुझे आपको समझो 500 रुपये चाहिए, तो आप सीधा बोलोगे कि पापा मुझे 500 रुपये चाहिए, तो शायद 500 रुपये नहीं मिले, शायद 100-200 मिल जाए। लेकिन अगर आप बोलते हो कि पापा मुझे 2000 रुपये चाहिए, तो 2000 से पापा ना करके 500 तक आ जाएगा। इसका एक रीज़न है कि स्टार्टिंग में जो हमें कुछ बड़ा दिखता है अमाउंट हो गया, तो उसके बाद जो हम दूसरी जो चीज़ें, उसके बाद जो छोटा अमाउंट बोलते हैं तो इंसान के दिमाग में कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये नहीं तो ये तो दे ही देते हैं, चलो कम से कम। तो स्टार्टिंग में जब आप कोई चीज़, फॉर एग्जांपल आपको आपके मम्मी ने 1000 रुपये दिए थे और आपने 1000 रुपये घुमा दिए, तो आपने जब पैसे घुमा दिए तो आप घर पे जाके बोलोगे कि आपने 1000 रुपये घुमा दिए, तो आपको चिल्लाएंगे मम्मी। लेकिन दूसरी ओर अगर आप ये कहोगे कि पापा ने मुझे 4000 रुपये दिए थे जो कि मैंने घुमा दिए, तो मम्मी आपको जो चिल्लाएगी। लेकिन उसके बाद आप बोलोगे कि नहीं 1000 रुपये दिए थे, चिल्लाएगी, तो वो चिल्लाना थोड़ा कम हो जाएगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसीलिए आप लेफ्ट टू राइट देखोगे तो लेफ्ट में आप प्रीमियम प्रोडक्ट्स रखोगे, महंगे चीज़ें रखोगे, तो राइट तक पहुँचते पहुँचते आपको ये चीज़ सस्ती लगने लग जाएगी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, इसका फ़ायदा उठा सकते हो। या तो हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट रखो या फिर महंगी चीज़ें रखो, प्रीमियम प्रोडक्ट्स। उसके बाद सेल्स का नियम नंबर 4, डिटर्जेंट धनिया स्ट्रेटेजी। ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि डिटर्जेंट की जगह डिटर्जेंट, धनिया की जगह धनिया। नॉन फूड और फूड आइटम्स अलग ही रखने हैं आपको। नियम नंबर 5, फीफो मेथड। फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आया है उसी को आपको पहले बेचना है, नहीं तो वो डेड स्टॉक बन जाएगा। ये आपको तकलीफ का काम करेगा। इसलिए जो चीज़ें जो पुरानी हो जाती है उसको आगे रखिए ताकि वो जल्दी बिक जाए। नियम नंबर 6, क्लियर एंड विजिबल साइंस। आपने ये जो साइंस है कि इस साइड ग्रोसरी, इस साइड आपको ग्रेन्स मिलेंगे, इस साइड आपको जो क्लीनिंग की चीज़ें वो मिलेगी, आपको क्लियर रखने पड़ेंगे। रेड और वाइट कॉम्बिनेशन रखिए या एक थीम रखिए आपके सुपरमार्ट की। नियम नंबर 7, आपको कॉम्बो स्ट्रेटेजी यूज करनी है, यानी कि कॉम्बो प्रोडक्ट्स आपको बताने हैं, जैसे कि कोई बुक के साथ पेन्स फ्री मिल गया। आखिरी में नियम नंबर 8, जो टीजर होते हैं, जैसे कि कीप इंसेक्ट्स अवे फ्रॉम योर होम, ऐसे टीजर्स भी आपको लगाने हैं ताकि इंसान के दिमाग में बैठे और सोच सके। वो उसके ऐसे वर्ड्स लगाने हैं जो इंसान को ट्रिगर करेगा ये बाय करने के लिए। ऐसे आप देख सकते हो इस तरीके के। दुकान ग्रंथ नियम नंबर 3, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। श्याम भैया बोल रहे हैं कि सुपरमार्ट में तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो सब प्रोडक्ट्स को रखेंगे कैसे? उसमें तो आपको नॉन फूड, फूड हर एक आइटम मिलेगी। हाउस में जो घर में जो लगने वाले हर एक चीज़ है वो आपको सुपरमार्ट में मिल जाएगी। लेकिन मैं इतने चीज़ों को मैनेज कैसे करूँगा? यानी कि 3000 प्रोडक्ट्स है मेरे पास, 3000 SKU। तो श्याम भैया को मैंने सबसे आसान में बोला कि इसमें भी 80-20 प्रिंसिपल आ जाएगा। और ये रियलिटी है, मैं ऐसे बोल नहीं रहा, आप चेक कर सकते हो। मान के चलता हूँ 3000 SKU है। SKU यानी कि प्रोडक्ट, जैसे कि गुड डे बिस्किट, ब्रिटानिया कंपनी में गुड डे बिस्किट में कैशू फ्लेवर में 5 रुपये वाला कैशू फ्लेवर वाला बिस्किट आता है, उसको एक SKU बोलूँगा। ऐसे मेरे पास एक पूरा बॉक्स है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास इतने सारे SKU है, एक SKU है, भले कितना ही बॉक्स हो, तो इसको एक SKU बोलूँगा। वैसे मेरे पास शॉपिंग मार्ट में 3000 SKU है, तो मैं इसको मैनेज कैसे करूँगा?
इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले टॉप जो 100 SKU है जो सेल्स हो रहे हैं, आप देख सकते हो वन मंथ के बाद के सेल्स कितने हुए। तो जो टॉप 100 सेलिंग बेस्ट SKU है वो आपकी जो सेल्स है उसके 30% के आसपास रहेंगे, 30 to 40%। 300 है, उस 100 को काउंट करके टॉप 300 जो SKU है वो आपके सेल्स का 70% रहेंगे। टॉप 1000 SKU है वो आपके 90 to 95% के आसपास रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो 1000 SKU में मेरी 95% ऑफ द सेल होती है तो मैं रखूँ क्यों 2000 SKU का? 2000 SKU को रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है उनको ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पर सब चीज़ अवेलेबल है। कस्टमर अगर आउट ऑफ स्टॉक के रीज़न से अगर जाता है तो वो शायद नेक्स्ट टाइम नहीं, वो ऑनलाइन की तरफ चले जाएगा। तो आपको देखना है कि कस्टमर को जो ऑनलाइन से छोड़ के उसमें फ़ायदा मिल रहा है ऑफलाइन में, वो टच कर सकता है, उसको सर्विस मिलेगी, उसको जो बिहेवियर लोगों को पसंद आएगी, ये सब चीज़ों का आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो ये सब चीज़ों से आप कभी भी जाना मत। हमारे मारवाड़ी में कहते हैं कि कस्टमर ग्राहक टूटना नहीं सही है। इसका मतलब ये है कि कस्टमर को कभी तोड़ना मत। तो इसीलिए आपको जो बाकी के SKU है वो भी रखने हैं, लेकिन आपको ये चीज़ से पता चल गया कि टॉप 1000 टॉप 300 सेलिंग SKU कौन से। अगर वो SKU आपको पता है कि ये सबसे ज़्यादा बिकते हैं तो उसका आपको कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं रखना है। कभी भी आपको हर टाइम देखना है कि वो हर एक चीज़ स्टॉक में है कि नहीं। उसके बाद लास्ट के जो 100 SKU है वो तो आपको कभी कभी बिकने वाले, लेकिन इसको ऑथर ने कहा है कि बेंच वार्मर, यानी कि ये सब चीज़ें ऐसी है जो आपका खर्चा बढ़ा सकती है। जैसे कि बहुत टाइम तक बिकेगी नहीं तो आपका एक्सपायर हो सकती है वो सब चीज़ें, लेकिन आपको रखनी पड़ेगी कस्टमर के लिए आपको रखनी पड़ेगी। तो श्याम भैया को मैंने ये कहा कि सबसे पहले देखे हो कि सबसे ज़्यादा कौन से बिकने वाला SKU है, इससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दुकान ग्रंथ नियम नंबर 4, इसमें मैं आपको लेआउट बताने वाला हूँ। शॉपिंग मार्ट का लेआउट, शॉपिंग मार्ट का डिज़ाइन कैसे होगा। 7 पॉइंट बताने वाला हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है। 7 के 7 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि इजी मूवमेंट ऑफ ट्रॉली। जब ट्रॉली लेके कस्टमर जाएगा तो वो आसानी से मूव हो सके, ऐसा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसको स्पेस मिलना चाहिए फ्रीली। स्पेस कैसे मिलेगा ये आप अगले पॉइंट में देखिएगा। गोंडोलाज एंड वॉल रैक्स, ये आपने देखा होगा, इस तरीके की चीजें शॉपिंग मार्ट में बहुत देखी होगी, जो दो वॉल के बीच में आप अलग अलग स्पेस क्रिएट कर देते हो, उसको गोंडोलाज बोलते हैं। दोनों साइडेड आप चीजें रख सकते हो। सबसे बेस्ट चीज है इस शॉपिंग मार्ट में, सबसे हेल्पफुल और सबसे बेस्ट चीज ये है। वॉल रैक्स यानी कि जो वॉल पे रखने वाली चीज़ें होती है, इस तरीके की चीज़ों को वॉल रैक्स बोलते हैं, और इसको गोंदोलास बोलते हैं। गोंदोलास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको आपको सुपरमार्ट में रखना ही पड़ेगा अगर आपको स्पेस की प्रॉब्लम से दूर होना है। नियम नंबर 3, कस्टमर को चीज़ें ढूंढने में बहुत ही आसानी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कस्टमर ढूंढता रहे और मिले ना। आपको इस तरीके से लेआउट करना है कि जो शॉपिंग जो काउंटर है, जहाँ पे ये आपका जो चेकआउट काउंटर है, वहाँ से भी बहुत चीज़ें डिस्प्ले होनी चाहिए। इस तरीके से भी आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। कस्टमर को चीज़ें ढूंढने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। अगला नियम टच एंड ट्राई, यानी कि टच एंड ट्राई का मतलब ये होता है कि शॉपिंग मार्ट और किराना में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि शॉपिंग मार्ट में आप प्रोडक्ट को टच कर सकते हो, उसे ट्राई कर सकते हो। जैसे डीमार्ट में आप डीमार्ट में कोई जाता रहेगा आप में से, तो डीमार्ट में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको कपड़े चेंज करने के लिए भी चीज़ें मिलती है। आप जाके ट्राई कर सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है, और उसके बाद आके देख सकते हो। तो टच एंड जो ट्राई वाली जो स्ट्रेटेजी है डीमार्ट में हर एक प्रोडक्ट्स पे लगा दी है। क्लोथिंग पे बहुत जन लगा नहीं पाता, लेकिन डीमार्ट में लगा दी है। तो ये आपको देखना है कि शॉपिंग मार्ट में भी टच एंड ट्राई जितना हो सके वो रखिए। जितना कस्टमर को खुश करना चाहे उतना कर, जितना कस्टमर खुश होगा उतने ही आपको फायदा मिलेगा। लाइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइटिंग में आपको देखना है कि हर 30 स्क्वायर फुट के पास एक लाइट तो होनी चाहिए, क्योंकि लाइटिंग से ही जो प्रोडक्ट्स है वो शाइन करने वाला, लाइटिंग से ही वो प्रोडक्ट उठ के दिखने वाला है। अंधेरे में कोई प्रोडक्ट को रखना नहीं है, भले ही लाइट्स का खर्चा ज़्यादा हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है लाइटिंग बहुत। 30 स्क्वायर फुट के अंदर एक लाइट तो कम से कम होनी चाहिए अच्छी वाली। सेफ्टी एंड क्लीननेस के ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सेफ्टी एंड क्लीननेस ही एक श्याम भैया की दुकान को और किराना वाले सुपरमार्ट को डिफ्रेंशिएट कर देता है। उसके बाद जब चेकआउट काउंटर है, चेकआउट काउंटर के पास कस्टमर को ऐसी चीज़ें रखनी है कि शायद वो भूल सकता है शॉपिंग करते टाइम, या उसको रिमाइंडर दिलाने के लिए कोई चीज़ जो वो ले लेगा रास्ते में। मैंने आपको बताया था इंपल्सिव कैटेगरी में ये सेम स्ट्रेटेजी। तो ये 7 चीज़ें आपको लेआउट के टाइम ध्यान रखनी है। दुकान ग्रंथ नियम नंबर 6, कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या कॉस्टिंग रहेगी, कितना आपको खर्चा लगने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको सेल्स की कुछ
प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बताता हूँ, उसके बाद खर्चे पे बात करेंगे। तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी मेरे पास 5 है। तो 5 सबसे पहला है मार्केट प्राइसिंग, यानी कि जो मार्केट प्राइस जो है उसी पे आपको बेचना है, ऐसे प्रोडक्ट जो मार्केट प्राइस पे ही बेचने हैं, ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट। उसके बाद लॉस लीडरशिप प्राइसिंग, यानी कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हो गए जो कि आपको ज़्यादा डिस्काउंट में बेचने पड़ेंगे। जैसे कि जो नोटबुक्स होती है, स्कूल का जब सीज़न आता है तो नोटबुक्स आप बल्क में बेच सकते हो, आप अपने जो सप्लायर है उससे भी बल्क में परचेस कर सकते हो और ज़्यादा डिस्काउंट देके बेच सकते हो, क्योंकि ज़्यादा सेल होने वाली है उसकी। तो इस प्राइसिंग स्ट्रेटजी को बोलते हैं लॉस लीडरशिप प्राइसिंग। उसके बाद लीडरशिप प्राइसिंग यानी कि आप देखिए कि कस्टमर को हर एक चीज़ की प्राइस याद नहीं रहती। कस्टमर को आप शॉपिंग करने जाओगे तो उसको शुगर की प्राइस याद होगी, कांदे कितने में मिल रहे, बटाटे कितने में मिल रहे, आलू टमाटर, ये सब कितने उसको दिमाग में रहेगा, लेकिन हर एक चीज़ दिमाग में नहीं रहने वाली। तो इसलिए जो चीज़ कस्टमर को पता है उसको सस्ता में बेचो, थोड़ा लॉस तो नहीं लेकिन कम प्रॉफिट में बेचो, क्योंकि वो चीज़ों से ही आप कस्टमर के दिमाग में आप ऐसे खुद को ब्रांड कर रहे हो कि यहाँ पे सस्ता मिलता है। यहाँ पे शॉपिंग मार्ट दिखने का मतलब ये नहीं महंगा बिकता है, सस्ती चीज़ें मिलती है। ये स्ट्रेटेजी मैंने बहुत बार देखी है। यहाँ पे नए नए सुपर मार्ट्स खुलते हैं तो वहाँ पे सब बोलते हैं कि सस्ता मिलता है, लेकिन जब मैं जाता हूँ तो चीज़ें महंगी होती है, सस्ती नहीं होती, लेकिन ऐसी चीज़ें सस्ती होती है जो कस्टमर ज़्यादातर बाय करता है, उसके दिमाग में बैठ जाता है कि यहाँ पे सस्ता मिलता है। ये स्ट्रेटेजी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कभी भी कांदे, टमाटर, शुगर, इसके भाव ज़्यादा मत रखना, नहीं तो आपकी ये 3-4 चीज़ों के भाव के वजह से पूरा दुकान का जो लुक है, पूरा दुकान की जो ब्रांडिंग है वो बदल जाएगी, प्रीमियम ब्रांडिंग हो जाएगी, इसलिए आपको हर एक कस्टमर नहीं आएंगे फिर। उसके बाद है लॉट प्राइसिंग यानी कि जब क्लियरेंस सेल लगती है तो उसमें आप बहुत ही सस्ते में बेच सकते हो, क्योंकि एक्सपायरी होने वाली चीज़ें होती है तो वो बहुत ही सस्ते में आपको बेचनी पड़ेगी। इतना नुकसान तो जिसे अब नॉर्मल नुकसान की तरह। उसके बाद डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग। आप श्याम भैया के किराना स्टोर में बहुत लोग आते हैं जो उधारी पे माल लेते हैं, जो उनको अलग से डिस्काउंट देना पड़ता है क्योंकि वो उनके सोसाइटी में रहते हैं। तो इस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, यानी कि कुछ लोगों से अलग पैसा लेना, कुछ लोगों से अलग। शॉपिंग मार्ट में ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे आपके कस्टमर्स रहेंगे जो कि आपसे ज़्यादा परचेस करने वाले हैं, आपका क्रेडिट में भी परचेस करेंगे, उनके लिए कुछ प्राइसिंग आप ज़्यादा रख सकते हो। क्रेडिट पे परचेस करते तो आप प्राइस ज़्यादा लगाना, अगर वो ज़्यादा परचेस करते हैं, सीधा कैश देते तो आप प्राइस कम लगा सकते हो। लेकिन कुछ कस्टमर रहेंगे, बड़े कस्टमर रहेंगे, बहुत बड़े कस्टमर रहेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कैपिटल बजटिंग की, कि कितना आपको इनिशियली पैसा लगने वाला है। ये चीज़ ऐसी है कि इसका आंसर मैं दे नहीं पाऊँगा, क्योंकि एरिया टू एरिया चीज़ डिपेंड करती है। एरिया टू एरिया रियल इस्टेट का भाव अलग करता है, एरिया टू एरिया आपके जो कस्टमर्स है वो अलग रहने वाले हैं। तो फिर मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता, क्योंकि मुंबई में एरिया का भाव भी ज़्यादा है, वहाँ के कस्टमर की परचेसिंग पावर भी ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ का प्राइस अलग रहेगा कोई गांव से। तो ये चीज़ के बारे में नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, लेकिन ऑथर ने ये लिस्ट दी है, इस लिस्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी प्राइस लगने वाली है। एरिया वाइज उन्होंने प्राइस दी है। लेकिन हैज़ अ थंब रूल आपको ये रखना है कि अगर आपके पास 3000 बिल बनते हैं तो आपको कम से कम 20 शॉपिंग जो बास्केट होते हैं वो रखने हैं, और 10 ट्रॉलीज रखनी है, शॉपिंग ट्रॉलीज, और एक चेकआउट काउंटर होना ही चाहिए। ये बेसिक थंब रूल है। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आ जाती है कि मार्जिन का मतलब पता नहीं होता है और मार्कअप का मतलब पता नहीं होता। मार्जिन और मार्कअप एक बहुत ही यानी कि इम्पोर्टेंट टर्म है अगर आप रिटेल सेक्टर में हो। यानी कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, कोई चीज़ 100 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये की चीज़ को मैंने 120 रुपये में बेची, तो इसका मार्जिन कितना है? इसका मार्जिन है 20%। लेकिन अगर मैं इसका मार्कअप बोलूँ तो ये 25% रहेगा। कैसे? मार्कअप यानी कि कॉस्ट के ऊपर वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट है डिवाइड बाय कॉस्ट के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंटेज है, और मार्जिन यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल्स के ऊपर कितना परसेंट है, इसको बोलते हैं मार्जिन। देखिए डेफिनेशन क्या, इनके जो फॉर्मूलेस क्या है। जो ग्रॉस प्रॉफिट है, आपका जो 20 रुपये प्रॉफिट है, आपने 100 रुपये आपकी जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है, आपने 20 रुपये प्रॉफिट लगाया और 120 में माल बेचा, तो आपकी सेल्स वैल्यू हो गई 120, आपकी जो कॉस्ट हो गई वो 100 हो गई और ग्रॉस प्रॉफिट हो गया वो 20 रुपये हो गया। तो जब ग्रॉस प्रॉफिट को आप सेल्स के साथ डिवाइड करते हो और ग्रॉस प्रॉफिट को आप कॉस्ट के साथ डिवाइड करते हो, इन दोनों को अलग अलग नाम से बुलाया जाएगा। जब आप सेल्स के साथ डिवाइड करते हो यानी कि 20 रुपये डिवाइड बाय 120, तो इसे बोलते हैं मार्जिन, और जब हम कॉस्ट के साथ डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं मार्कअप।
तो ये चीज़ों को ध्यान रखना, नहीं तो आप डिस्काउंट जब लगाओगे तब उसमें तकलीफ हो जाती है और लॉस में माल बेच देते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लोगों को ये श्याम भैया को ये जाननी है कि ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा। कभी ऐसा पॉइंट आएगा जब मुझे फ़ायदा तो नहीं चाहिए लेकिन नुकसान में भी नहीं जाओ, मेरा खर्चा कम से कम कवर हो जाए, ऐसा पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट को जानने से पहले मैं आपको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब बता देता हूँ। आप जब शॉपिंग मार्ट खोलोगे तो आपको रेंट का खर्चा मंथली देना पड़ेगा, सैलरी मंथली देनी पड़ेगी, चाहे आपकी सेल्स होए ज़्यादा या कम होए। तो सेल्स के ऊपर आपका रेंट और एम्प्लॉय का खर्चा डिपेंड नहीं करता। वैसे ही कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो आपका सेल्स के साथ बढ़ेंगे, जैसे कि आप माल परचेज कर रहे हो, सेल्स ज़्यादा होगी तो माल भी ज़्यादा परचेज करोगे, तो ये हो गए वेरिएबल खर्चे। तो आपको जो खर्चा मैनेज करना है वो फिक्स कॉस्ट है। जब आप फिक्स कॉस्ट को आपके जो ग्रॉस प्रॉफिट के साथ डिवाइड कर दोगे और जो अमाउंट आएगा इसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि इतना सेल आप करोगे जो आपका फिक्स कॉस्ट है, यानी कि जो रेंट का खर्चा है और इंप्लॉयज का खर्चा है, इंप्लॉयज का जो सैलरी का खर्चा है, उसको आप ग्रॉस प्रॉफिट के साथ डिवाइड करोगे, जो अमाउंट आएगा उसको कहेंगे हम ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि इतनी सेल्स करोगे तब जाके आपके जो खर्चे हैं वो कवर हो जाएंगे। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके बाद आप स्ट्रेटेजी बना के प्रॉफिट की सोचो। इसमें भी आपको दो चीज़ देखनी है, एक तो आपको ऑपरेशनल ब्रेक इवन पॉइंट देखना है और आपको फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट देखना है। ऑपरेशनल ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी आएगा, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट लेट आएगा। ऑपरेशनल ब्रेक इवन पॉइंट मतलब जो फिक्स कॉस्ट है इसमें आप इंटरेस्ट का कॉस्ट मत जोड़िए, सेम फार्मूला है, लेकिन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में आपको इंटरेस्ट को भी जोड़िए। और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट थोड़ा टाइम बाद आएगा, लेकिन अब वो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का जो इंटरेस्ट है वो एक ना एक दिन खत्म होने वाला है। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ को आप कैलकुलेट करिएगा, जिससे आपको पता चल जाए कि कितनी सेल्स करूँ जब आके मुझे नुकसान तो हो ना, प्रॉफिट ना हो लेकिन नुकसान भी होना, ऐसे बोलते ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये नंबर आपको निकालना। फॉर एग्जांपल मेरे 3 लाख मंथली फिक्स कॉस्ट है और मैंने 10% मार्जिन है मेरा, तो 3 लाख डिवाइडेड 10% में करता हूँ तो मेरे पास आ जाते हैं 30 लाख। यानी कि मैं 30 लाख सेल्स करूँगा, सिर्फ 30 लाख का माल बेचूंगा, तब जाके मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस ऐसी सिचुएशन आएगी। दुकान ग्रंथ नियम नंबर 7, इसे कहते हैं कॉमन सॉल्ट मेथड। आप कितने भी अमीर हो जाओ, आप सॉल्ट जो आपका जो नमक है वो ज़्यादा तो खाओगे नहीं अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो इसी तरीके से आप ऑथर ने अंदाज़ा लगाया है कि ये चीज़ें एक फैमिली को नॉर्मली लगने वाली है। तो फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ सेल्स ऑफ सॉल्ट, इससे आप पता लगा सकते हो कि नंबर ऑफ फैमिलीज, क्योंकि एक फैमिली एक नमक का पैकेट लेके पूरे महीने में और कितना लेगी, कितना अमीर भी होने दो, कितनी गरीब भी होने दो, कोई भी होने दो, पैसा कोई भी क्लास होने दो, सॉल्ट तो 1 किलो लगेगा, अंदाज़ा लगाया है ये। और उसी तरीके से आपको पता चल गया कि महीने में मेरे 500 सॉल्ट के पैकेट मैंने बेचे, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि 500 सॉल्ट के पैकेट बेचे यानी कि 500 फैमिलीज हो सकती है आपके आसपास जो आपसे ले रही है। और एक फैमिली को मैं पूरा अगर आपके पास लाऊं, आपसे कन्विंस करके आपके पास अगर वो वहाँ सब सामान लेती है, तो ऑन एन एवरेज 4,000 रुपये अगर खर्चा होता है मंथली, तो 4,000 इंटू 500 जो ये अमाउंट आ रहा है, इतनी आप सेल्स आराम से कर सकते हो। तो आपको ये देखना है कि मैंने तो आपको सॉल्ट का बताया, लेकिन इसी तरह अंदाजे से एक फैमिली में क्या क्या लोग पर 4 पर्सन, एक फैमिली में अगर 4 जन हुए और एक फैमिली में अगर 4 जन है और उनका नॉर्मल कंजम्पशन कितना है वो आप देख सकते हो, इतना होना चाहिए। इतना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो अपनी सेल्स और इसी तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। ग्रंथ नियम नंबर 8, कंज्यूमर इज द किंग। कस्टमर आपके पास तभी आएगा जब उसका लास्ट एक्सपीरियंस अच्छा होएगा आपके पास, आउट ऑफ स्टॉक वाला एक्सपीरियंस नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब कस्टमर जब आएगा तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा बनाना है। उसके लिए आप थोड़ी चीज़ें ध्यान में रख सकते हो, जैसे कैश काउंटर है वहाँ पे मैंने बहुत बार देखा है कि लोग बोलते हैं कैशियर बोलता है चेंज नहीं है। ये सब चीज़ें आपको यूज़ ही नहीं करनी है, ये सब बातें आपको बोलनी नहीं है। जैसे कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूँ तो मुझे एम्प्लॉय आके बोलता है कि मे आई हेल्प यू, ये नहीं बोलना चाहिए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ये बोलना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना चाहिए, कस्टमर को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, कस्टमर को जोड़ना चाहिए। बहुत सी चीज़ें कर सकते हो आप। कैशियर को एक स्माइल देने के लिए बोल सकते हो, हर एक एम्प्लॉय को बोलिए कस्टमर को स्माइल दीजिए जाते टाइम। वॉचमैन को भी बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि कस्टमर जो आए तो उसे ग्रीटिंग दीजिए, आप
कैशियर को ये बोल सकते हो कि कस्टमर को, जो यूजुअली जो कस्टमर आते रहते हैं, उनको एक रिमाइंडर दीजिए कि सर आपने ये प्रोडक्ट लिया नहीं, आप ये भूल तो नहीं गए हो। इससे कस्टमर को भी अच्छा लगेगा और अपनेपन सा फील होगा उसे। एक्सचेंजेस और गिफ्ट्स का एक अलग ही काउंटर बनाइए, क्योंकि वो एक ऐसा काउंटर होता है जो कस्टमर को तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है। कस्टमर को आपने कोई प्रोडक्ट बेचा और वो अच्छा नहीं निकला तो वापस आएगा, तो वो वापस आने के बाद एक्सचेंज काउंटर पे जाएगा। तो एक्सचेंज काउंटर पे आपको जिस एम्प्लॉय को खड़ा करना है वो बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि एक्सचेंज काउंटर पे आपको कस्टमर अपनी तकलीफ लेके आ रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है, तो वहाँ पे उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसे नहीं मिला तो आपके पास अगले टाइम नहीं आने वाला है। तो आपको वो डिपार्टमेंट अच्छे से संभालना है। एम्प्लॉय मैनुअल बना लीजिए जिसमें कि आपको कस्टमर के साथ कैसे ट्रीट किया जाए सब लिखना चाहिए। कस्टमर का भी गुस्सा हो सकता है तो इसे हैंडल कैसे करना चाहिए, आपको भी गुस्सा नहीं होना, आपके एम्प्लॉयज़ को समझाना चाहिए आपको कि कस्टमर जब गुस्सा होता है तो इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है उसे समझ कर आपको रिएक्ट उसी तरीके से करना चाहिए। हो सके तो उसमें गुस्सा मत दिखाइए, क्योंकि कस्टमर टूटना नहीं चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि वही है आखिर में जो आपको पैसा देने वाले हैं। जैसे कि जेफ बेजोस हमेशा कहते हैं कि कस्टमर इज़ द किंग। इतने वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन जब ऐसा बोलते हैं कस्टमर इज़ द किंग, तो हमारे तो कोई कस्टमर के इंसल्ट करने की कोई औकात नहीं। दुकान ग्रंथ नियम नंबर 9, होम डिलीवरी। आजकल होम डिलीवरी एक ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्शन हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया और ये ई कॉमर्स वाले ज़माने में आप अगर बोलोगे कि होम डिलीवरी शायद देंगे नहीं देंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज आके होम डिलीवरी दे रही है तो आपसे क्यों कस्टमर माल खरीदेगा? आपके पास एडिशनल क्या है देने के लिए? आपके पास जो टच है, एक्स्ट्रा टच जो होम डिलीवरी का ही है, आप कंपल्शन बना लीजिए कि होम डिलीवरी सर्विस आपको रखनी ही रखनी है, क्योंकि आजकल के डेट में ये ऑप्शन नहीं है, कंपल्शन हो गया। अच्छा, होम डिलीवरी में भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक टाइप्स हो गया कि आपकी वेबसाइट पे आपके जो कॉल सेंटर है आप फ़ोन करेंगे, या फिर आपके व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कस्टमर घर से बोलेगा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए और आप पहुंचा दोगे। और दूसरे टाइप की होम डिलीवरी ये हो जाती है कि आपको कस्टमर आपके शॉप में आएगा, प्रोडक्ट्स अपने ट्रॉली में सब डालेगा, अपनी लिस्ट बना लेगा और आपको पेमेंट भी कर देगा, लेकिन आपको बोलेगा कि आप ये जब सामान है मेरे घर पे पहुंचा दीजिएगा। इसे कहते हैं कन्वीनियंस डिलीवरी। तो आपको होम डिलीवरी जो घर से मंगाते हैं, ऑर्डर फ्रॉम होम और कन्वीनियंस डिलीवरी, दोनों को आपको अच्छे से मेंटेन करना है। आप 6-7 चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखें, जैसे कि कॉस्ट ऑफ डिलीवरी मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि कंपनीज बाहर जो मार्केट में कम्पीट कर रही है, आप अगर उनके लेवल के भी ला सकते हो पैसा तो बहुत ही। मिनिमम बिल वैल्यू, यानी कि जब कस्टमर बाहर से ऑर्डर, जब होम डिलीवरी आप कर रहे हो तो कम से कम इतनी वैल्यू का तो आप शॉपिंग प्लीज़ करिए, तभी ही हम होम डिलीवरी करेंगे, नहीं तो आपका आने जाने का खर्चा और आपका टाइम ज़्यादा चला जाएगा। तो मिनिमम बिल वैल्यू एक पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद डिलीवरी टाइमिंग क्या रहेगी, कि शाम भैया को हमेशा प्रॉब्लम आएगी कि डिलीवरी कब करूँ, तुरंत करूँ, कैसे करूँ, कल करूँ, परसों करूँ। कस्टमर को तो जल्दी से जल्दी चाहिए, तो आप जितना जल्दी से जल्दी डिलीवरी करोगे उतना कस्टमर आपका टूटेगा नहीं, क्योंकि आप डिलीवरी स्लॉट्स बनाइए, आप टाइमिंग रखिए। सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक का एक स्लॉट, 12 से 3 बजे का, 3 से 6 और 6 से 9, 4 स्लॉट दिन में रखिए। आप कौन सा स्लॉट में कस्टमर को डिलीवरी करके पहले ही बोल दीजिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिलीवरी करिएगा। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट आपको हर एक चीज़ रखना है, UPI हो, बैंक हो, कैश हो, हर एक चीज़ रखना है आपको मोड ऑफ पेमेंट, क्योंकि आजकल UPI पेमेंट बहुत कस्टमर्स करते हैं, तो वो चीज़ भी आपको रखनी पड़ेगी। आपको एक डेडिकेटेडली एक फ़ोन नंबर रखना है जो कभी बंद ना हो, वो फ़ोन नंबर आप सिर्फ डिलीवरी के लिए यूज़ करोगे। एक टीम रखनी है जो कि डिलीवरी के लिए भी हो और फ़ोन भी अटेंड करे, ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए आपको। ट्रैवलिंग में मैं कहूँगा कि स्टार्टिंग में आप साइकिल्स यूज़ कर सकते हो, आप रिक्शा यूज़ करते हो। एट अ पॉइंट आपको लगता है कि सेल्स ज़्यादा आ रही है होम डिलीवरी से, तो आप आपकी खुद की व्हीकल ला सकते हो, लेकिन शुरुआत में जब आपको मिनिमम कॉस्ट पे होम डिलीवरी देनी है तो आप अपनी साइकिल यूज़ कर सकते हो जिसमें पेट्रोल का खर्चा लगना नहीं है, या फिर रिक्शा यूज़ कर सकते हो। हाँ, ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा अगर आप होम डिलीवरी देते हो कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके ऊपर होम डिलीवरी एप्लीकेबल नहीं हो सकती, और होती भी है तो इसमें आपको स्पेशल चीज़ें, स्पेशल प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। जैसे कि आप अगर आइसक्रीम होम डिलीवरी में दे रहे हो तो आपके पास कूलिंग बैग होना चाहिए जो आइसक्रीम को ठंडा रखे। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप एप्लीकेबल मत करिएगा आइसक्रीम और कोई ठंडी चीज़ें। एरिया भी आपको मेंशन करना चाहिए कि इस एरिया में आपको होम डिलीवरी है। रिटर्न पॉलिसी भी आपको डिसाइड कर देनी चाहिए। रिटर्न पॉलिसी आप अपने हिसाब से बनाइए जिसमें कि आपको भी लॉस ना हो, लेकिन फेवरेबल हो कस्टमर को भी। दुकान ग्रंथ नियम नंबर 10, 4 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स आपको बताएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। सबसे पहला, नंबर ऑफ बिल्स। आपको एनालाइज करना है कि कौन से टाइम पे आपके नंबर ऑफ बिल्स ज़्यादा बनते हैं। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे नंबर ऑफ बिल्स ज़्यादा बन रहे हैं उस टाइम पे वो जो टाइम है, वो जो स्लॉट है, उसमें आपको ना तो स्टॉक आउट वाला ऑप्शन देना है कस्टमर को, ना तो एम्प्लॉयज़ कहीं बाहर जाना चाहिए,
अच्छे से आपको ध्यान रखना चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि वो आपका मेन टाइम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ बिल्स आपको ध्यान में एनालाइज करना है इस चीज़ को कि कौन से दिन में कौन से टाइम पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बिल्स बनते हैं, महीने के कौन से दिन में कौन से डेज में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बिल्स बनते हैं। अगर महीने के शुरुआत में नंबर ऑफ बिल्स ज़्यादा बन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके आसपास सैलरीड क्लास ज़्यादा है। उसके बाद कन्वर्जन रेट, आपको नंबर ऑफ बिल्स को डिवाइड करना है फुट एंट्री से, या फिर इसे आप फुट ट्रैफिक भी बोल सकते हैं, यानी कि जितने लोग आपके शॉपिंग मार्ट में आते हैं उसमें से कितने लोगों के नंबर ऑफ बिल्स बन रहे हैं। नंबर ऑफ बिल्स डिवाइडेड बाय फुट ट्रैफिक, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इतने लोग आने के बाद भी इतनी सेल हो रही है। तो ज़्यादातर ये 100% ही होता है या 90% के तो ऊपर ही होता है, क्योंकि शॉपिंग मार्ट में कोई टाइम पास करना नहीं आता, कोई सामान खरीदने ही आता है। मॉल में कम होती है, क्योंकि मॉल में कोई घूमने भी जाते हैं, लेकिन शॉपिंग मार्ट में घूमने कम ही लोग जाते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे, बाद में आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो। उसके बाद आपको देखना है कि एवरेज बिल वैल्यू कितनी है, आपके जितने भी बिल अमाउंट है सेल से, यानी कि सेल से डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिल्स करने हैं। इससे आपको पता चलेगा कि एवरेज आपके बिल कितने के बनते हैं। फॉर एग्जांपल 300 है, अगले मंथ में 300 से 400 होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर चांसेस ये है कि आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो आपसे ज़्यादा परचेस कर रहे हैं। ज़्यादा परचेस कर रहे हैं मतलब आपकी लॉयलिटी बढ़ रही है, इसीलिए वो एग्जिस्टिंग कस्टमर ज़्यादा परचेस कर रहे हैं। तो इसका आपको इंडिकेटर्स हो सकता है कि आप सही दिशा में जा रहे हो। स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक जितनी भी सेल्स है डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री कर दीजिए। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, इसको एवरेज बोलते हैं। और अगर स्टॉक टर्नओवर ज़्यादा है, 2 है, यानी कि आपकी स्टॉक टर्नओवर जब बढ़ती है यानी कि आप एफिशिएंट हो रहे हो, आपकी जो इन्वेंट्री है वो जैसी आती है वो आप बेचना चालू कर देते हो, तो ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है। दुकान ग्रंथ नियम नंबर 11, श्याम भैया ये कह रहे हैं कि भाई साहब इतने लोग आएंगे, इतने कस्टमर्स आएंगे, अच्छी बात है, लेकिन चोरी भी तो बढ़ने वाली है। अब ये लोग आएंगे, कौन जेब में चॉकलेट डाल देगा, कैसे पता चलेगा मुझे? इंडिकेटर्स वो लगाएंगे तो नहीं, बहुत महंगे होते हैं, और हर एक प्रोडक्ट्स रहते हैं इसमें। तो कपड़े नहीं है कि इसमें टैग लगा दे इंडिकेटर का, को बाहर बिना वो टैग लेके चला जाए तो बाहर वो बीप साउंड हो, ऐसा नहीं है। FMCG के सामान में बहुत ही मुश्किल है। हाँ ये मुश्किल है, आपके एरिया के ऊपर डिपेंड है, चोरी हो सकती है, लेकिन आपको जो सामने वाला प्रॉफिट जो मिल रहा है, इतनी बड़ी सेल्स मिल रही है, इतनी रिकग्निशन मिल रही है, उसके सामने ये चोरी कुछ भी नहीं है। इसे आप नॉर्मल लॉस की तरह भी मानिए, उससे भी कम होने वाली है चोरी। सेल्स बढ़ाइए, यह सबसे बेस्ट ऑप्शन है चोरी होने का। सेल्स बढ़ने वाली है, CCTV कैमरा लगाइए, लॉयल कस्टमर्स के लिए लॉयलिटी प्रोग्राम रन कीजिए, जिनमें कि आप उन्हें अच्छे डिस्काउंट्स दे सकते हो। कस्टमर की प्रोफाइल देखना बहुत ही ज़रूरी है। जब कस्टमर एंटर होता है तब आपको कस्टमर की प्रोफाइल देखना पड़ेगा, जो वॉचमैन है उसे बताना पड़ेगा तुरंत कि ये कस्टमर मुझे गड़बड़ लग, प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए। एम्प्लॉयज़ ध्यान रखेगा उसके ऊपर। जब पता चलता है कि कुछ चोरी की है तो आगे आके चेकिंग हो सकती है। पकड़ने के बाद भी आपको सबके सामने नहीं पकड़ना है, साइड में लेके जाके समझाना है। अगर कोई लड़का करता भी है ऐसा तो ये समझाना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सबके सामने बोल के उसकी जो इज्जत का फालूदा नहीं करना है। ये है कुछ बातें, होगी थोड़ी होगी चोरी होगी, लेकिन बहुत कम होने वाली है। और इतनी कम चोरी की वजह से आप जो फ्यूचर जहाँ पे लोग जा रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, ये इंडस्ट्री 7% के साथ ग्रो हो रही है, उसका पार्ट नहीं बना जाए इस चोरी की वजह से, ये अच्छा डिसीजन नहीं होगा। दुकान ग्रंथ नियम नंबर 12 जो कि लास्ट है। श्याम भैया को प्रॉब्लम ये है कि क्या मैं सब्जी और फ्रूट्स भी बेचूं, क्योंकि ये सब चीज़ें एकदम अलग हो जाती है, पेरिशेबल नेचर की होती है, ख़राब हो सकती है 1 दिन 2 दिन में। क्या मैं सब्जी और फ्रूट्स बेचूं कि नहीं? इसका आंसर ऐसा है कि अगर हाँ, मैं मानता हूँ कि सब्जी और फ्रूट्स का जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है मिनिमम 20 to 25% चले ही जाते हैं। अगर नॉर्मल मिडिल क्लास भी घर लो तो 20 to 25% खर्चा सब्जियों में, फ्रूट्स में, ये सब चीज़ों में चला ही जाता है। लेकिन सब्जी लास्ट चीज़ होती है जिसके लिए कस्टमर कोई सुपर मार्ट जाएगा सब्जी खरीदने के लिए। नॉर्मली इंडिया में प्रेफर करते हैं कि जो सब्जी मंडी होती है, यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मिल जाता है तो वहाँ पे चले जाते हैं। लास्ट चीज़ होती है जो सुपर मार्ट जाएगा सब्जी लेने के लिए। लेकिन अगर आप रखना ही चाहते हो तो इसमें आपकी इतनी सेल हो सकती है कि आपकी जो टोटल सेल है उसका 20% सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से हो सकता है। इतनी अच्छी कैटेगरी है। 20% सेल के सामने आपको 50% रिस्क भी आपको दिखना चाहिए। 50% रिस्क इस चीज़ों को मैनेज करने का। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए कि कौन से टाइम पे सब्जियां ज़्यादा बिकती है। जैसे कि कोई हमारी जो महिला है इंडियन, तो उनको जो टाइम मिलता है, एक तो सुबह का टाइम मिलता है,
और एक शाम का टाइम मिलता है जब सब्जियां लेने जाती है, तो उस टाइम पे आपको स्टॉक रखना है। लेकिन जैसे ही रात हो जाती है तो आपके जो सब्जी जो ख़राब हो सकती है, आपको लगता है कि ख़राब हो सकती है, उसको आपको कम रेट में भी बेचना पड़ा जा सकता है। लॉस से ज़्यादा तो अच्छा है कि कम रेट में बेचो, और जो बिकने वाली है वो होटल्स लेने वाली है, आपसे परचेस करने वाले जो होटल्स है उनको सस्ते में मिल जाए कि ठीक है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। बेटर यही रहेगा कि आप अगर आप नहीं मैनेज कर पाओगे अंदर, तो आप किसी और को मार्केट के बाजू में या फिर सामने किसी और को एक स्पेशलाइज जो सब्जी और फ्रूट्स में ही जो बिजनेस करता है उसको आप रेंट पे दे सकते हो, उसको आप रख सकते हो, ताकि ऑल इन वन चीज़ बन जाए। आपके जो एरिया है, आपके जो सुपर मार्ट है और बाजू में सब्जी की दुकान है, तो ऑल इन वन पॉइंट बन जाए कस्टमर के लिए, ग्रॉसरी के लिए, कि हर एक चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे चले जाओ। लेकिन आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि सब्जियां में टोटल 125 प्रोडक्ट्स अलग अलग चीज़ें होती है, तो 125 में से 40% ऑफ द सेल आपको कांदा, टमाटर, आलू और बनानास, ये 4 चीज़ों से आने वाली है। तो ये 4 चीज़ें हाईएस्ट सेलिंग है, तो ये 4 चीज़ों पे फोकस करिएगा, कभी आउट ऑफ स्टॉक मत जाने दीजिएगा। जैसे मैंने उसमें 100 SKU बोले थे, 300, 1000, तो वैसे ये जो 4 चीज़ों में आपको ध्यान रखना है अगर आप रखते हो तो। लास्ट में मैंने आपसे कहा था जैसे कि एक केस स्टडी देने वाला हो, तो ये केस स्टडी होने वाली है एक बहुत ही वेल नोन मुंबई थाने में, जिनकी बहुत बड़ी सुपर मार्ट 300-350 स्क्वायर फुट का पूरा एरिया है, जिसमें इनका शॉपिंग मार्ट है। मिस्टर गाला फैमिली ने ये 1976 में स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में जब उन्होंने शुरुआत की थी तब वही ट्रेडिशनल जो किराना स्टाइल है, जैसे कि 25% सेल्स और 70% गोडाउन, ये उनकी जो चलती थी। लेकिन उनको लगता था कुछ अलग किया जाए, तो उन्होंने पूरा अपना मॉडल चेंज कर लिया और उनको बहुत ही कम टाइम में उनकी सेल्स बढ़ गई। उनका जो इन्वेंट्री टर्नओवर है, मैंने आपको रेशियो बताया था, वो डबल हो गया, बिजनेस से डबल हो गया बहुत ही कम टाइम में, और आज उनका बहुत ही अच्छा बिजनेस है। और कुछ एग्जांपल्स मैं बताऊँ जो मैंने आपको पिछले इतने टाइम से मैंने जो कंटेंट दिया है उसके कुछ स्ट्रेटेजीज उन्होंने क्या क्या यूज़ किया, पूरा लेआउट चेंज किया। जैसे कि उन्होंने 25% और 75% का रेशियो था, 75% गो डाउन और 25% जहाँ पे कस्टमर खड़े होते, उसको चेंज करके 75%, 15% और 10% में कर दिया। 75% सेल्स का एरिया कर दिया, जहाँ पे कस्टमर जाके अपने हिसाब से कोई भी चीज़ ले सकता है, वो पूरा सेल्स का एरिया। 10% ऑफिस जो मेन हिसाब किताब का जमान, और 15% गोडाउन यानी कि जहाँ पे चीज़ रखी हुई है, जहाँ पे कैटलॉग्स पे चीज़ें रखी हुई है। उसके बाद उन्होंने प्रोडक्ट लाइंस को चेंज कर दिया हैज़ पर कैचमेंट एरिया। जो रिसर्च मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, उन्होंने वो करके जो प्रोडक्ट्स है कौन कौन से पब्लिक को ऑफर करने चाहिए उन्होंने चेंज कर दिए। उसके बाद उन्होंने मर्चेंडाइज ट्रिक्स यूज़ करने लगे, जैसे कि कस्टमर का जो साइकोलॉजी है वो समझ के लेफ्ट टू राइट देख रहा था, यहाँ पे प्रीमियम चीज़ें लगानी और बहुत सी चीज़ें, जैसे कि जो यूज़फुल चीज़ें जिसके लिए कस्टमर आया है सुपरमार्ट, वो एंड में रखना ताकि कस्टमर वो जब लेके आए तब एक्सप्लोर कर सके पूरे सुपरमार्ट को। ये सब स्ट्रैटेजी उन्होंने यूज़ की। उन्होंने होम डिलीवरी स्टार्ट की और ऐसी ही बहुत सी सर्विसेज उन्होंने स्टार्ट कर दी, जिससे कि इनका सुपरमार्ट बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगा। तो दोस्तों ये थी इस बुक की पूरी समरी वीडियो थी, और सबसे ये जिन्होंने ये बुक लिखी है वो इंडिया के टॉप पर्सन है जिनको रिटेल सेक्टर के बारे में नॉलेज है। तो आप अगर चाहते हो कि इसमें डिटेल में पढ़े, इसमें बहुत सी चीज़ें जो मैंने बताई नहीं, जैसे कि प्रोसेस हो गया, सेल्स का प्रोसेस, कैसे एम्प्लॉय को रिक्रूट किया जाए, कैसे टोटल A to Z प्रोसेसेस कैसे, तो ये सब चीज़ें आपको जाननी है तो इस बुक को खरीद लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको यूज़फुल लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मैं इस चैनल पे बुक्स के समरीज बताता हूँ जो कि फाइनेंस और बिजनेस से रिलेटेड, जो कि आपको बहुत ही फ़ायदा करने वाले हैं। थैंक यू।